घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। किरण के बाद अब शाजिया और संगीतकार आनंद। अब बीजेपी में बड़ा सवाल, दिल्ली के चुनावी दंगल में क्या रंग लाएगा आयाराम और गयाराम की सियासत। और एक बार फिर सस्ता हुआ डीजल और पेट्रोल। बड़ा सवाल, दिल्ली के चुनाव में सस्ती दरों का कितना होगा असर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में चुनाव आते ही एक पार्टी से दूसरे पार्टी, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी, कई पार्टियों में एक पार्टी से दूसरे पार्टी के लोग के जाने की शुरुआत हो चुकी है। कई बड़े नेता भी जो एक पार्टी के हैं वो दूसरे पार्टियों में काफ़ी सालों तक रहे हुए नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि कोई नई बात नहीं है, इस तरह चुनाव आते आते इस तरह की चीज़ें कोई पहली बार नहीं। लगातार भारत की सियासत में ये हर चुनाव से पहले ये आयाराम गयाराम की सियासत देखने को मिला है। लेकिन इस बार जो है दिल्ली में खास करके कुछ ऐसे नेता पार्टी बदल रहे हैं जिससे माना जा रहा है कि दिल्ली के चुनावी गणित पे उसका असर हो सकता है। हमारे साथ हैं रमेश रत्न जी हैं, रमेश चंद्र रत्न जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अकील अहमद साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उपेंद्र प्रसाद जी और हिमांशु शेखर चौधरी जी। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमने उन्हें आमंत्रित किया है। सबसे पहले रमेश जी, ये स्वाभाविक है चुनाव से पहले आयाराम गयाराम होते रहा है। नहीं, इस बार कुछ अलग है। नहीं, बिल्कुल इस बार इसलिए अलग है। दिल्ली में अलग है। नहीं, दिल्ली नहीं, देश में ही अलग है। जो एक तो पार्टी जिस प्लेटफार्म से, जिस चिंतन की, जिस स्वरूप को लेकर के चली, उसके प्लेटफार्म से ही एक मोदी जी एक प्रतीक बने। विजन, विश्वास और विकास का जो स्वरूप बना वो लोगों के दिल पर जो छा गया है, और उसी को ही स्वरूप को दिल्ली में लोग गंभीरता से देख रहे थे। और देखने का एक इंस्पिरेशन है कि लोगों के दिल दिमाग में ही बैठा कि यही जो भी कुछ हो सकता है देश की समरसता। जो लोग छोड़ के गए उसके बारे में क्या? छोड़ करके जो गए हैं, कई लोग बीजेपी गए हैं, छह विधायक जो वो भी छोड़ के गए। नहीं, जो 6 विधायक जो गए हैं जी, उसका जो ऐसे 6 विधायक का स्वरूप जो वो गलत तरीके से दे रहे हैं जी। अभी चूंकि वहाँ तो टिकट बट भी चुका है जी, लेकिन यहाँ तो टिकट बटा नहीं है, तो यहाँ से जाने वाला जो टॉपिक है वो दे रहे हैं। लेकिन जो विचारधारा के जो सोच में, विकास के सोच में जो लोग आए बड़ा स्पीडली आए हैं और एक नया चेंज है जी। दिल्ली के लिए, देश के लिए चेंज है। ये आप जब बीजेपी में आ रहे हैं तो वो देश के लिए चेंज है, जो बीजेपी में जा रहे हैं वो किस लिए परिवर्तन है, ये आपको नहीं, इस टाइप का जो लोग जिस गति से कंपैरेटिवली देख लीजिएगा, जिस गति और जिस संख्या में अंतर हो सकता है। हाँ, नहीं, संख्या में नहीं, एक स्वरूप में भी अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्या है स्वरूप में अंतर, वही समझना चाह रहे हैं। आप देखिएगा आपके किस किस स्तर के लोग आ रहे हैं। किरण बेदी जी एक देश का इतिहास रचने वाली एक प्रथम देश की आईपीएस महिला, जिसने साजिया इल्मी जो हार गई वहां पे विधानसभा में, लोकसभा में, उनको लेके पार्टी की विचारधारा, मोदी जी के विकास के विजन में इतना दम है कि लोग इस स्तर के लोग बड़ी स्पीड से आ रहे हैं जी। उनको मैं कुछ नाम आपसे इस दम में आपको गिनाना चाहता हूं कि ये लोग जो चले गए, ये इन्होंने उस दम को क्यों नहीं देखा। कई लोग हैं उसमें, और ख़ास करके जो दिल्ली के हैं और दिल्ली के नेता हैं, और दिल्ली में वो आप जानते हैं कि बहुत दिनों से, 1-2 महीना और साल से नहीं, कई आप जानते हैं वहाँ पे आपके ही नेता हैं आशुतोष ये जो गोयल साहब हैं, वो छोड़ के गए। कौन से गोयल साहब हैं? जो बीजेपी के एमएलए थे जो आपके, और कौन से गोयल साहब? ये बलियान साहब हैं, वो छोड़ के गए, उत्तम नगर के, आम आदमी पार्टी में चले गए। अब इनका कुछ वेद प्रकाश है, करतार सिंह तंवर है, नरेश बलियान है, फतेह सिंह है, ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए बीजेपी ऐसा है। अभी नहीं, इनको पिछली बार भी टिकट नहीं मिला। राघवेंद्र शौकीन है जो बीजेपी के काउंसिलर थे, को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने नहीं, आप जरूरी नहीं है कि पार्टी। रमेश जी, आप कह रहे हैं कि रामनिवास गोयल जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सादरा से बनाए गए। हाँ, इनको पिछली बार भी इनका जो अस्तित्व विहीन जो लोग थे, इसलिए नहीं कि अभी कोई टिकट का दायरा नहीं, जब उन्होंने देखा कि पार्टी में इनको वो दम क्यों नहीं दिखा। ये बीजेपी के फॉर्मर एमएलए हैं रामनिवास गोयल। नहीं, उनको दम उससे मालूम है कि उनका अस्तित्व विचारों का नहीं है, तो अस्तित्व बचाने के लिए आप में भाग लें।
चलिए, तो बीजेपी में आ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर आ रहे हैं, उनके विचारों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, उनसे इंस्पायर होकर आ रहे हैं, और बीजेपी से जो जा रहे हैं वो क्या है उनके बारे में स्वयं अस्तित्वहीन थे ना, उनको पहले ही टिकट नहीं मिला तो बेचारों को आप कहां मिले। चलिए यही तो मैंने कहा ना, डिक्लेयर नहीं है, पहले ही जा चुके वो बेचारे। उपेंद्र जी के पास में जाऊंगा। हिमांशु, आप चूंकि चुनाव प्रबंधन को जानते हैं, आपने भी एक पार्टी को भी आप लगातार अंदर से आपने देखा है, इस चुनाव के समय में ये आवागमन आयराम गैराम जी के जितने लोग हैं, ज्यादा संख्या इनकी ज्यादा होती है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं। दिल्ली में जो इस वक्त चुनाव हो रहा है और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जिस पैमाने पे हो रहा है, जिस लेवल पे हो, क्या ये पहले तो सवाल यही है कि क्या वाकई अंतर है अन्य जगहों से? जी, यहाँ दिलीप जी, मैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो कुछ बातचीत आपसे करना चाह रहा था, जो अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। कल जब किरण बेदी जी शामिल हुई थी तो वो तमाम टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण हो रहा था। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी उस प्रसारण को देख रहा था, और जैसा आपके पत्रकार मित्र ने कहा कि वहां पर चूंकि सवाल पूछने की छूट नहीं थी, इसलिए हम लोग सवाल नहीं पूछ पाए। मैं किरण बेदी जी के संबोधन को बड़ी गौर से मैंने सुना। उस संबोधन में उन्होंने एक जगह यह कहा, और ये सार्वजनिक तौर पे कहा, कि उन्होंने वीआरएस क्यों लिया। उन्होंने ये कहा कि वीआरएस मैंने तब लिया जब मुझे लगा कि हमसे जूनियर को सीपी बना दिया गया, और मुझे जिस पद पे रखा गया वहां पर कंटेंट नहीं है, वहां पर कुछ चैलेंज नहीं था, वहां पर मुझे डिलीवर करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने वीआरएस लेना उचित समझा। तो सवाल यह है सबसे बड़ा कि अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, कोई चैलेंजिंग जॉब नहीं मिला, ऐसा जॉब जिसमें कंटेंट न हो, जिनमें उनको डिलीवर करने के लिए कुछ न हो, तो क्या वो वीआरएस ले लेंगी? क्योंकि वीआरएस लेने का तर्क उनका वही था जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके शब्द को मैं दोहरा रहा हूं। पहली चीज कि इसका मतलब साफ है कि आप किसी खास मकसद के लिए आए हैं जी। और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि किरण बेदी जैसी महिला और इस तरह के कमिटमेंट वाले, और जिन्होंने, जैसा इन्होंने कहा भाजपा के मित्र ने, कि उन्होंने एक इतिहास रचा है, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं, उनके योगदान को भी सम्मान करता हूं, और ऐसे व्यक्ति के सक्रिय राजनीति में आना एक शुभ संकेत है, मैं इसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन ये दर्शाता है भाजपा और किरण बेदी जी का भी, कि एक तरीके से जिस तरीके से भाजपा चाल चरित्र, चेहरे और नैतिकता की बात करती है, तो अब पहले मैं भी ये मानता था कि भाजपा पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन अब अन्य दलों की तरह भाजपा भी जीत हर कीमत पर के नारे पर आगे बढ़ रही है। और अभी जो जितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जहां तक मेरी याददाश्त है, मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां पर पार्टी के पुराने कैडर, समर्पित कैडर और संघ से जुड़े लोगों को मौका दिया गया, उनको कमान सौंपी गई है। लेकिन दिल्ली में यह परिस्थिति क्यों? जबकि आपको पता होगा कि, और भाजपा के हमारे मित्र भी सहमत होंगे, कि एक जमाने में दिल्ली को भाजपा का गढ़ माना जाता था। धीरे धीरे भाजपा ने अपना यह गढ़ कांग्रेस के हाथ खोया, और अब जिस भाजपा का दिल्ली गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ की हालत यह है कि उनके पास अब एक ऐसा नेता नहीं है जो एक क्षेत्रीय पार्टी को टक्कर दे पाए जी। जो आपके जो कार्यक्रम है, इसमें कई सवाल है, लेकिन पहला ये राजनीति के शुभ संकेत भी हैं, राजनीति के लिए एक चिंता का विषय भी है, और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, बहुत बड़े कन्वांस पर इसकी चर्चा और चिंतन होनी चाहिए जी। उपेंद्र जी, ये जो आने जाने का सिलसिला है, मैं पूछ रहा, मेरा सवाल ये था कि क्या ये बहुत स्वाभाविक है, हर चुनाव से पहले, हर इस तरह के चुनाव जब भी होते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक पार्टी से लोग जहां टिकट नहीं मिलते चले जाते हैं, नाराज होते हैं तो चले जाते हैं, या किसी और खास मकसद से चले जाते हैं। दिल्ली का चुनाव क्या इसमें वाकई बिल्कुल जो अभी लोग आ रहे हैं, क्या उसमें कितना अंतर है, और अगर अंतर है तो क्या वाकई वो बड़ा अंतर है, क्यों है? अब देखिए, कोई ज्यादा अंतर नहीं है जी। पिछले 10-15 साल से, खास करके जिस समय से एंटी डिफेक्शन एक्ट आया है जी, एंटी डिफेक्शन एक्ट के द्वारा सांसदों और विधायकों जी, इन लोगों के दल बदल पर तो कुछ अंकुश लगाया गया है जी।
लेकिन उसके बाद से अब चुनाव के पहले वाले दल बदल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले इतने नहीं होते थे। हमें लगता है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट का ये फॉल आउट है और यह देश के लोकतंत्र के लिए, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये अराजनीतिकरण करता है राजनीतिक कार्यकर्ताओं को। तो हमें लगता है कि जो डिफेक्शन होता था सांसदों का, विधायकों का, उस डिफेक्शन से सरकार अस्थिर होती थी। लेकिन ये जो डिफेक्शन होता है चुनाव के पहले, इससे जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वही प्रदूषित हो रही है। इसलिए ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ा खतरा है कि अभी आप किसी पार्टी के सांसद हैं और चुनाव लड़ रहे हैं किसी और पार्टी से, ऐसा भी पिछले लोकसभा चुनाव के समय में हुआ है या अभी इसमें ये है, तो इस पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बल्कि बहुत ज्यादा इस पर चिंतन करने की जरूरत है। और जिस तरह से एंटी डिफेक्शन एक्ट बना है विधायकों और सांसदों के लिए, उसी तरह से कुछ न कुछ एंटी डिफेक्शन एक्ट बनना चाहिए कि चुनाव के पहले जो डिफेक्शन होता है उसको रोकने के लिए। इसमें एक व्यवस्था, ये अच्छे संकेत नहीं है, आप ये कह रहे हैं अच्छे नहीं, गुड फॉर डेमोक्रेसी, बल्कि लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। इसके कारण हमारा जो लोकतंत्र है प्रदूषित हो रहा है। ये जो राजनीतिक कार्यकर्ता लोग हैं उनका अपने पार्टियों से मोह भंग हो रहा है और इसके कारण भारत में पार्टीलेसनेस की स्थिति पैदा हो रही है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, भारत एक बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रह गई है। भारत में लोकतंत्र विहीनता की स्थिति पैदा हो गई, लोकतंत्र नहीं दल विहीनता की स्थिति पैदा हो गई है। वो नेता कहीं से कहीं ट्रैवल करते रहते हैं, खास करके डेमोक्रेसी है, क्या मजाक बना रखा है। आप विधायक हैं कांग्रेस के, चुनाव लड़े हैं बीजेपी से, आप विधायक हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, कोई इस पार्टी से कोई उस पार्टी से, भारी पैमाने पर हो रहा है। इसमें रुपये का खेल होता है, देखा जाता है कौन मसल पावर के लोग हैं, कौन मनी पावर के लोग हैं, मनी पावर के लोग हैं। हालांकि किरण बेदी जी गंभीर मसला, आप इसे गंभीर चुनौती की तरह देख रहे हैं। लेकिन किरण बेदी जी का जो मामला थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि किरण बेदी जी किसी पार्टी से जुड़ी नहीं रही है। साजिया इल्मी, हाँ, साजिया इल्मी भी अभी कोई पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी पिछले 6 महीने से, लेकिन जो अभी वर्कर है वो जा रहा है। साजिया इल्मी का फिर भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन इनका किरण बेदी उस मामले में नहीं आती है कि इस पार्टी, लेकिन फिर भी जो वहां के जो कार्यकर्ता है उस पार्टी के जो टिकट चुनाव लड़ने के जो दावेदार लोग हैं उनके साथ वो धोखाधड़ी में मानता हूं कि किसी को एकाएक आप ला करके चुनाव लड़वा दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, हमें लगता है कि टिकट बांटना उसका सबसे वो डिसीजन है जो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा डिसाइसिव होता है। और वह उसमें है कि अपने लोगों को इग्नोर करके बाहर के लोगों को टिकट बांटना, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए रूल होना चाहिए कि जो भी पुरानी पार्टियां हैं, मान जिसका उसी समय गठन न हुआ हो, उसके लिए कम से कम 6 महीने, साल भर कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए। 6 महीने का जो मेंबर हो उसको टिकट देना चाहिए और उसका जो मेंबरशिप का जो पूरा रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन के पास जमा होना चाहिए। उसने बतलाया कि भाई आपने कब उस पार्टी में जो नॉमिनेशन फाइल करता है उसमें डेट लिखवाया, किस तारीख से आप इसके सदस्य हैं। अगर 6 महीने से कम से हैं तो उसका इनवैलिड कर दिया जाना चाहिए। मतलब है कुछ इसको करना ही चाहिए अगर आपको दलीय व्यवस्था को बनाए रखना है और लोगों को, कार्यकर्ताओं को खास करके राजनीति में बनाए रखना है। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर राजनीति में कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, राजनीति में सब दलाल रह जाएंगे। दलाल वहीं रहेंगे, जिधर सत्ता रहेगी उधर वो जाएंगे, इधर सत्तारूढ़ जो पार्टी है, जो पार्टी सत्ता में आती दिखाई पड़ेगी उधर लोग ये करेंगे। तो इसलिए ये जो हो रहा है वह बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, ये बहुत ही गलत है। चलिए एक और पहलू आप उपेंद्र जी जो कह रहे हैं, हम शिल्पी, आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, आपने भी देखा है बहुत सारे लोग आज आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपके पार्टी में जो सांसद थे चुनाव के समय उन्होंने पाला बदला, वो चले गए लोकसभा में, किसी और पार्टी से चुनाव जीत के आए हैं। अभी भी विधानसभा में वही, आपकी पार्टी भी वही कर रही है। तो आप जैसे जो युवा नेता हैं जिनको मौका लगता था कि पार्टी में मिल सकता था, क्या ये चुनौती जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं उससे आप सहमत है या लगता है ये पार्टी की जरूरत है? देखिए, पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें आनी चाहिए और सत्ता में कैसे आना है, कोई भी पार्टी हो, उनका एक सिंगल एजेंडा यही होता है। इसमें वो कार्यकर्ता हर्ट होते हैं या नहीं होते इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और स्पेशली जो लोग एक कहते हैं एक विचारधारा, जो एक मैसेज देते हैं, अब जैसे किरण बेदी जी के केस में जिसमें हम आज बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक कहते हैं कि बहुत अच्छी आईपीएस रही हैं, एक हम सब महिलाओं के लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए एक आइडल रही हैं। लेकिन जनता उसमें क्या मैसेज लेगी ये जानना भी जरूरी है। क्या भाजपा में कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो गई है नेताओं की दिल्ली में, जो उनको एक इंपोर्ट करना पड़ा? तो शौकीन को आप ले गए, कांग्रेस में शॉर्टेज था? नहीं, शॉर्टेज वाली बात नहीं, एक वही तो सवाल है। को चीफ मिनिस्टर बना के प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं दिलीप जी यहाँ पर एक पढ़ना चाहूंगी, मुझे ये समझ में नहीं आता जनता को, या जिस आंदोलन को अन्ना जी के साथ वो लेकर चली थी,
वो क्या मैसेज देना चाहती हैं, उस जनता को वो कैसे फेस करेंगी। रामलीला मैदान में जब इतने दिन उन्होंने झंडा लहराया था, वंदे मातरम के नारे लगाए थे, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ट्वीट पढ़ाना चाहूंगी, जब वो दोनों सिस्टम को, कांग्रेस और बीजेपी, जो पूरी एक राजनीति का जो सिस्टम है उसको गाली दे रही थी, अब उनको जब वो आएंगी इलेक्शन लड़ेंगी तो उनको ये जवाब भी देने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले ये है 16 मार्च 13 का ट्वीट है, किरण कई सारे ट्वीट्स हैं, नहीं डिलीट करना भूल गई है शायद। वन डे नमो विल नीड टू रिस्पॉन्ड विथ क्लैरिफाई अबाउट राइट्स मैसेकर डिस्पाइट कोर्ट्स क्लियरिंग हिम सो फार। मतलब मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, जो उन्होंने मारकाट की उन्होंने गुजरात में, चाहे कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, इसके बावजूद भी उनको एक जवाब देना पड़ेगा जनता में। तो कैसे उन मोदी जी के साथ वो कैंपेन करेंगी, कैसे उसके साथ वो जनता में जाएंगी। हर पार्टी को भ्रष्ट कहने वाले, हर सिस्टम को गलत कहने वाले। और बीजेपी के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली में, जो दूसरे राज्यों में एप्लीकेबल नहीं होगा। आप बीजेपी के लिए तो बोल रही हैं, लेकिन यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस में भी है। इलेक्शन में होता है, इलेक्शन से पहले वही सवाल नहीं, यहाँ एक फर्क है दिलीप जी। हम लोगों ने बहुत ज्वाइनिंग हुई है, हमने कोई उसमें हंगामा नहीं मचाया, हमने उसको एक मेडल की तरह नहीं लिया कि एक बहुत बड़ी चीज आ गई है, हमारे तो सब नेता को छोड़कर हम उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाकर प्रोजेक्ट करेंगे। आना जाना बहुत कॉमन बात है। जिन लोगों को टिकटें नहीं मिल पाती हैं, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, अपने जो कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उनको चुनाव लड़ने के लिए किसी ना किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ता जाते हैं वो। नहीं, सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उसको एक इतना हल्ला मचाकर एक मेडल की तरह, एक अचीवमेंट की तरह हमने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है भाजपा दिल्ली में कमजोर महसूस कर रही है। और उसकी वजह क्या है ये भी मैं बताती हूँ। उसकी वजह यह है कि दिल्ली का हर आदमी कंफ्यूज रहता है कि कॉर्पोरेटर और एमएलए में क्या फर्क है। अभी तक बहुत क्लियर नहीं है आम जनता कि कौन सा दायरा कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल में आता है और कौन सा दायरा, क्या क्या जो फंड्स होते हैं वो एमएलए के और एमपी के दायरे में आते हैं। दिल्ली में 10 साल से एमसीडी में भाजपा का राज है। लोग जब गलियों में गंदगी की बात करते हैं, लोग सड़कें खराब होने की बात करते हैं, 50% से ज्यादा सड़कें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में। लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें कौन सी हैं, एमसीडी की कौन सी हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप? ये खुद भाजपा के लोग भी कहते हैं एमसीडी की फुल फॉर्म मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। उस करप्शन का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा आम जनता को कि ये दिल्ली में कहते हैं हम हेवन बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन एमसीडी में इनकी क्या अचीवमेंट रही? क्यों घोस्ट एम्प्लॉय, लाखों घोस्ट एम्प्लॉय सालों तक सैलरी लेते रहे। जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं कि इस समय में, चुनाव के समय में आपके पार्टी में भी आ रहे हैं, बाकी पार्टियों में भी जा रहे हैं, तो आप एक पार्टी को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में बात भूल जाती हैं कि आपके पार्टी में जो शौकीन साहब को लाके बड़े शौक से जो मैं दूसरे, मेरा सवाल ये है कि क्या ये स्वाभाविक चीजें हैं, आम आदमी पार्टी में भी हो रहा है? देखिए अखिल साहब, देखिए, मैं दिलीप जी सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी का मैजिक छूमंतर हो चुका है। ये साफ इससे नजर आ रहा है। आपको छोड़ के जो जा रहे हैं उसके बारे में बात करिए ना। देखिए देखिए दोनों चीजें एक साथ ही हैं और सब। अरविंद केजरीवाल का मैजिक छूमंतर हो चुका, लोग छोड़ के जा रहे हैं। किरण बेदी जी, देखिए हमारे पास से छोड़ के जाने के लिए, हमें लूज करने के पास हमारे पास कुछ नहीं, हमें गेन करने का ये सारा कुछ। साजिया इल्मी संस्थापक सदस्य थी आपकी। बात को, पॉइंट को मुझे कहने दीजिए, फिर आप बताइएगा। मोदी जी का मैजिक छूमंतर हो चुका है, इसलिए ये इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और बीजेपी का हमेशा ये रहा है कि नीतियों को बदलने की बजाय या नीतियों को पालन करने की बजाय, जनता को सही गवर्नेंस देने की बजाय, व्यवस्था में परिवर्तन ला करके जनता के लिए कुछ करने की बजाय, ये हमेशा या तो किसी फिल्म स्टार को ले आएंगे साथ में, या किसी ऐसे शख्सियत को ले आएंगे कि उनका दिमाग हटाया जाए मुद्दों से, जरूरत की चीजों से, विकास से। इसीलिए बीजेपी ने किरण बेदी को लेकर के आई है कि हमारा जो, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आपके पास बैठी हुई शिल्पी कुछ कहना चाह रही है, शिल्पी कुछ कहना चाह रही है, वो ऑलरेडी फंस चुके हैं। शिल्पी कुछ कहना चाह रही है। यहाँ पर हमारे पास सवाल है, उसको देखिए ना, मेरे पास कई सवाल, जनता का दिमाग भगाने के लिए ही सब किया गया है। मैं आपके मित्र से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। क्या किरण बेदी जैसे व्यक्तित्व का सक्रिय राजनीति में आने को आप स्वागत करते हैं? क्योंकि आप पार्टी का नारा है कि राजनीति में स्वच्छता आनी चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, तो फिर इतना उतावलापन, इतनी बेचैनी क्यों? अगर आपके नारे को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, स्वच्छ और एक बेदाग छवि की महिला राजनीति में आई हैं, बेचैनी की वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं
जंतर मंतर पे किरण बेदी जी के साथ था, 5 दिन का आमरण जो अनशन हुआ, मैं आपको उसकी बातें बताना चाहूंगा। किरण बेदी जी सिर्फ आधा घंटे के लिए वहां आती थी। सुबह आधा घंटे के लिए जब टीवी वाले मौजूद होते थे, शाम को आधा घंटे के लिए जब टीवी वाले मौजूद होते थे, वहां पे झंडा लहराकर चली जाती थी। उन्हें यह पता नहीं था कि अनशन करने वाले लोग कहां बैठे हुए हैं, वो किस तरह से हैं, कभी भी मिलने नहीं आई उसके साथ में। और जब आप देखिए किरण बेदी की मैं बात बता रहा हूं कि किरण बेदी मैं आपको जुड़ी हुई नहीं थी। अकील साहब, मैं खाली एक चीज बता देना चाहता हूं। अकील साहब के लिए मुझे आना पड़ेगा। एक सेकेंड, तो क्या आंदोलन से जुड़ा होना ही किसी चीज अपनी साफ छवि होने का प्रमाण पत्र होता है क्या? बिल्कुल जो आंदोलन क्या मैं आंदोलन में सक्रिय नहीं हूं? बहुत जरूरी, क्योंकि मोदी जी परिवर्तन के आंदोलन से है। मित्र जो आंदोलन से जुड़े नहीं हैं वो भी साफ छवि के हैं, और उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए आंदोलन से जुड़ा होना जरूरी नहीं होता है। देखिए आंदोलन का सपोर्ट करना जरूरी है, और देश की सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट नहीं है कि मैदान में ही सोए। आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम रामलीला, और ये आपके अरविंद केजरीवाल साहब ने ही कहा कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मैदान में आइए। लेकिन आप लीड कर रहे हैं। मैं खाली एक चीज कहना, अखिल साहब, पूरी अखिल साहब, अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया है, कहा कि बहुत अच्छा ये है। हालांकि हमने स्वागत नहीं किया है, उन्होंने कहा था, बोला है, देखिए अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि पूरी बात सुनिए, पूरी बात देश के किसी भी इंसान को, अकील साहब पूरी बात तो सुनिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि पहले हमने उनको समझाया था कि आप सियासत में आइए, तब हमारी बात वो नहीं मानी। चलिए देर से सही आई, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के बयान है। और जो मेरा सवाल, लेकिन जो मेरा सवाल है था वो यही था कि हमें इस बात से मतलब नहीं है, वो कोई भी देश का नागरिक जहां जाना चाहे उसकी मर्जी है, जिस आइडियोलॉजी मेरा सवाल तो कुछ और है, वहां जा सकता है। मेरा सवाल तो कुछ और है। आप आए थे राजनीति को स्वच्छ करने की, आप कहते हैं, आपके दावे हैं। सवाल सुन ले, सवाल सुन में आना पड़ा राजनीति। चलिए आप मजबूरी में आए थे, सवाल सुन लीजिए। ये जो तमाम आप बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को कहते थे ये सब भ्रष्ट हैं, सारे भ्रष्ट हैं, बिल्कुल। तो जब गोयल साहब को बीजेपी, मैं सवाल तो सुनिए, जब बीजेपी से आप गोयल साहब को उठा के लाते हैं, 6 उनके विधायक काउंसिलर को लाते हैं, तब आपको नहीं लगता कि आप भ्रष्ट लोगों को लेके आ रहे हैं? तब आपका ये सवाल और पैमाना कहां खत्म हो जाता है? देखिए, पैमाना वही है, पैमाना वो खत्म नहीं हुआ है जी। जो हम लोग उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करके ही लाते हैं, ऐसे नहीं लेके आते हैं कि येदियुरप्पा को उठा के ले आए, हम इतना बड़ा लीडर है। हम क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद ही अलाउ करते हैं। और भी बहुत सारे लोग, कई लोगों के ऊपर मामले दर्ज हैं, जो जिनके नाम, वही मैं सवाल पूछ रहा हूं। जब आम आदमी पार्टी, क्या वो गंगा है जहां आने के बाद आदमी जो है बिल्कुल एकदम पवित्र हो जाता है, उससे पहले वो भ्रष्ट होता है? दिलीप जी, 100% कोई नहीं है पूरी दुनिया में, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। लेकिन जो देश की जनता जिसके साथ रही और जिसकी वजह से, जिन आंदोलन की वजह से मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उस आंदोलन को आज जो है अनार्किस्ट बोलते हैं, अनार्की बोलते हैं। चलिए, साजिया इल्मी, साजिया इल्मी क्यों चली गई? 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 शाजिया इल्मी, अब आप सुनिए, साजिया इल्मी का जो मैं एक वाक्य सुनाना चाहूंगा। किरण बेदी नहीं आती थी, खाली फोटो। उनके भाई ने, सुनिए आप, उनके भाई ने मोदी जी को मोदी बोला था, उसके ऊपर उन्होंने अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्सा किया था कि आपने मोदी जी को मोदी जी क्यों बोला है, क्योंकि उन्होंने मैसेक्र किया है अहमदाबाद में और गुजरात में। आप उनको, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वहां कत्ल हुआ है, क्यों चली गई छोड़ के आम आदमी पार्टी को? उन्होंने पूरी वकालत की है, आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ के चली गई? के साथ जाकर के मिल रही है, जिसकी उन्होंने भर्त्सना की हुई है, बुरी तरह भर्त्सना की। मोदी जी के साथ क्यों चली गई? कर रही है वो, आप मोदी जी को बहुत अच्छा बोल रही है। तो आप ये बताइए, आज आप ठीक हैं या आप पहले ठीक थी, या आप अकील साहब, अब आपने सुना लिया, अब इधर भी सुन लीजिएगा। अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी का जो मैजिक था वो छू मंतर हो गया। बिल्कुल, आप ये सुन लीजिएगा कि मोदी जी का जो मैजिक था वो मनों को छू गया है, और छू मंतर तो आपके कुनबे को कर गया। छू मंतर ही होता अब आप सुन लीजिएगा, आपके कुनबे को जो है, आपका कुनवा जो है, आप अपने कुनबे को संभाल लीजिएगा।
पूरा कुनवा जो का सारा जो विधायकों की फहरिस्त अभी जो क्या होने वाली है। दूसरी चीज, मैं ऐसे भगोड़े आदमी को जिसने टाटा छोड़ा, जिसने IRS छोड़ा, जिसने मोदी जी का, अरे पर सुन तो लीजिएगा ना, जिस व्यक्ति ने अन्ना के मूवमेंट को छोड़ा, जिस व्यक्ति ने 49 दिन में सरकार को छोड़ा, जिस व्यक्ति ने परिवार के उस जो दरबार था उसको छोड़ा, अन्ना जी को किसने ऐसा भगोड़ा जिस व्यक्ति ने अब टोपी छोड़ दी, मुफलर छोड़ दिया और झूठ का पलंदा। कुछ नहीं छोड़ा। पहले सुन लीजिएगा मेरी बात को, एक बार बीइंग एडवोकेट एक बात बता दूं आपको, अब सुन लीजिएगा फिर, समझ लीजिए ऐसा है कि सुन लीजिएगा पहले, ऐसा है एक जो एक प्रोपेगेंडा कर रखा है किसी के, जैसे एक स्पाई जो मुखबिर होता है, एक छोटा स्तर का आदमी, वो क्या कि मुखबिरी करता है और थाने में उसकी मुखबिरी करके कि इसने ये किया, एक FIR कर देना। अरे किस वकीलों की फौज लेकर घूम रहे हो, खाली FIR करने से आरोप रखते हैं? आपको एविडेंस प्रोड्यूस करनी चाहिए। आपके खिलाफ इतने डिफेमेशन होंगे कि आपको छठी की याद आ जाएगी, दूध भूल जाएंगे आप। यही बेकार के छोटे मोटे जनता जिस आदमी को नॉलेज नहीं हो, आप चलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीपी जी कह रही थी मोस्ट करप्ट पार्टी। अखिल साहब अनार्किस्ट बोलेंगे। अरे अपने आप बोल रहे हैं, अखिल साहब खराब हूँ, मैं अनार्किस्ट हूँ, कोई दूसरा भाषा किसने बोला था ये बताइए आप। जब आपके गुरु ने बोला, जब महिलाओं के किस कंसेप्ट में बोला, महिलाओं के अगेंस्ट दोनों मित्रों के मैं महिलाओं को सपोर्ट करूंगा। पहले मैं शिल्पी जी का जवाब देना चाहूंगा। आप दोनों के बहस को शांत करने के लिए मैं मध्यस्थता शिल्पी जी का जवाब दे दूं, लड़ाई लड़ने के लिए डिपार्टमेंट बोला था, मैंने मोस्ट करप्ट ऐसा है। MCD की फुल मैं शिल्पी जी नहीं फुल फॉर्म, लेकिन आपकी कांग्रेस की फुल फॉर्म तो देख लीजिएगा, पूरा कुनवा भ्रष्टाचार में परिवारवाद लिप्त होकर के आप 2014 में आपको अपोजिशन भी आपको लाइसेंस नहीं मिला और आपका तो हालत इतनी पतली है कि आपको गुजरात याद आता है, उन मेरा ये कहना है कि आपके मित्र और भाजपा के हमारे मित्र के बीच जो नोकझोंक हो रही थी, उसमें एक बड़ा अहम प्रश्न मेरे सामने कौंध रहा था कि मोदी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, और भाजपा भी जब आगे आगे बढ़ रही थी तो भाजपा कर रही थी, भाजपा का नारा था कि कांग्रेस के शासन और कांग्रेस के कार्यप्रणाली की वजह से राजनीति के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है, तो राजनीति में स्वच्छता आनी चाहिए, राजनीति को साफ करना है, ये भाजपा का नारा था। आपके भी मित्र का और आपके पूरी पार्टी का यह नारा है कि राजनीति को स्वच्छ करना है। हम दोनों मित्रों से आग्रह ये कर रहे हैं कि आप लोग अगर चर्चा में इस तरह से उलझेंगे तो नई पीढ़ी कैसे ये समझेगी कि राजनीति में स्वच्छता आई है, क्योंकि दोनों का नारा एक ही था। इसलिए मेरा यह कहना है कि कम से कम बहस में भी ऐसा आचरण हो कि राजनीति के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़े। बड़ा पेशेंस करके सुन रहा था, लेकिन आप शिल्पी लास्ट वर्ड, ब्रेक पे जाना है हमें। मैं एक कुछ पॉइंट यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगी। मोदी जी आए, पूरे देश ने उनको बहुत मेजॉरिटी से संसद में सबसे ज्यादा बहुत सालों बाद एक कहते हैं क्लियर मेजॉरिटी के सरकार आई जी। इन लोगों ने कुछ कमिटमेंट्स करे जनता से, चाहे वो काले धन का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई को कंट्रोल करने का हो, चाहे करप्शन कंट्रोल करने का हो। अभी वो पीरियड अभी तक उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया। दिल्ली क्या पूरे देश के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया बता रहे हैं। नहीं, उसमें मैं बताती हूँ, आधार कार्ड जो लोगों को हमने बांटे थे, लोग वेट कर रहे हैं उस आधार कार्ड के माध्यम से शायद उनके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जो कमिट करे गए थे काला धन वापस लाने के लिए, वो लिए जाएंगे। डीजल और पेट्रोल की जो आप बात कर रहे हैं, इस टाइम में जो रेट है वो लोएस्ट है, जो पिछले 5-10 साल का सबसे लोएस्ट रेट है। उस हिसाब से डीजल और उसके प्राइस आधे हो जाने चाहिए थे, 50% हो जाने चाहिए थे। जो फायदा जनता को मिलना था वो 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इन्होंने नीचे चला गया जी। नहीं, कितना नीचे गया है?
60 के नीचे नहीं, जब इस समय 11वीं बार मैडम, 11वीं बार जो आपका पैसा माइनस हुआ है। नहीं, ये आगे होना चाहिए था, आगे होने चाहिए थे रेट में। जब इंटरनेशनल रेट ये वाले थे जो अभी करंट रेट है, उस टाइम में डीजल का भाव 25 से 30 रुपए पर लीटर के बीच में था, जो अब नहीं पहुंच पा रहा। एक्साइज ड्यूटी 3 बार बढ़ चुकी है, जो नहीं बढ़ सकती थी, जो अवॉइड करी जा सकती थी। धर्म, ये जो घर वापसी का जो चल रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स, चलिए एक जी धर्म की तरफ एक जो आरएसएस का हिडन आपके पास अभी आज भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आज मुद्दा बीजेपी नहीं है। मोदी जी को प्रूव करना है दिल्ली की जनता के आगे, पूरे देश की जनता के आगे, जो वादे उन्होंने किए थे वो कितने पूरे किए थे। ठीक है, आप अपने मंत्री, आपको कोयला मंत्री जायसवाल जी को कानपुर जाकर जब आप बोल रहे थे आप कंप्लीट, केजरीवाल जी एक आंदोलन के माध्यम से एक उस राजनीति जल शुरू हुआ है। इन्होंने पिछली बार आया, लोगों ने देखा इनको, जितना टाइम इन्होंने किया, रेजिग्नेशन किया, सबने लाइव देखा, पूरे देश ने लाइव देखा क्या हुआ। लोगों को इस टाइम में एक एक्सपीरियंस सरकार की जरूरत है, एक अनुभवी सरकार की जो अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी। वो कौन है? कांग्रेस सरकार है। आज नहीं, थोड़े टाइम बाद लोगों का भ्रम आम आदमी पार्टी से और भाजपा से, दोनों से टूट के अल्टीमेटली कांग्रेस में जाने वालों की संख्या बहुत कम है। मुश्किल से आप शौकीन से आपको बहुत शौक से लाए हैं, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। अकील साहब, चलिए, किरण बेदी के बाद जब साजिया इल्मी ने आज जब भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामा तो उन्होंने क्या कहा, जरा आपको हम दिखाते हैं। जैसे ही मुझे इसके लिए इनविटेशन मिला, मैंने बिना किसी चीज को मांगे हुए, सतीश भाई आपके सामने बैठे हैं इधर, आप अमित जी से पूछ लीजिएगा, एक ना मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई मन है, ना ही मैंने इसकी बात भी की है। आप लोग चला रहे हैं बहुत सी खबरें, लेकिन वाकई में मेरा कोई मन नहीं है प्रोटेस्ट करने का, किसी को हराने का, कुछ जताने का, कोई पॉइंट बनाने का। मैं वाकई में सेवा करना चाहती हूँ और मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ काम करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। और इसी के तहत जो अन्ना हजारे से हमने सीखा है कि अपमान सहने की ताकत होनी चाहिए, तो अपमान भी मैंने बहुत सहा है। और मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों को अपमान और सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी देश के लिए अच्छा है, जो भी दिल्ली के लिए अच्छा है, वो ज़रूरी है। हम चाहते नहीं है केओटिक कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता दिल्ली वासी झेलें, पूरी अराजकता भरा, तकरार भरा रास्ता दिल्ली वासी देखें। हम चाहते हैं एक अनुशासित सुशासन दिल्ली वासियों को समर्पित किया जाए। और इस पूरे रास्ते में आजीवन भर के लिए मैं हाथ थाम रही हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बन रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते, एक साथी होने के नाते सम्मानजनक हमारा रिश्ता रहेगा और स्नेह के साथ हम लोग मिलकर भारत के लिए काम करेंगे। वो अराजक व्यवस्था नहीं चाहती हैं, एक सुशासन, डिसिप्लिन। अकील साहब जी, उनकी बातों से तो यूं लगता है कि वो सारी बातें भूल गई हैं जो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कही थी भाजपा के विरुद्ध। आज उसी की नाव में बैठ करके ये कौन सी मंजिल पाने के लिए जा रही है? आपके नाव से उतर क्यों गई? इनकी आइडियोलॉजी कितनी जल्दी बदल गई है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ऐसा वही तो मेरा सवाल है कि आपकी विचारधारा इतना कमजोर क्यों है कि लोग छोड़ के कहीं चले जाते हैं? विचारधारा कमजोर होती है, विचारधारा जो उसको मानने और नहीं मानने वाले होते हैं, जिनका खुद का कैरेक्टरिस्टिक या अपना खुद का जज्बा कमजोर होता है। आपके साथ तो कैरेक्टर अच्छा, दूसरे के साथ तो कैरेक्टर ढीला। पलटी खाते हैं आपके, जब तक आपके साथ तो कैरेक्टर अच्छा है, आपके साथ छोड़ दे कैरेक्टर ढीला है। मैं कैरेक्टर नहीं बोल रहा हूं दिलीप जी, कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूं। और जज्बा और जो उनकी आइडियोलॉजी, वो अगर आप इतनी जल्दी चेंज कर सकते हैं तो आप बताइए देश के लिए क्या करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे? साहब, ये जो व्यवस्था, अकील साहब, जो मेरा सवाल, अब मैं सवाल को सीधा पूछता हूं, आप क्या करेंगे? आपको मैं सवाल को सीधा पूछ रहा हूं, वो क्यों छोड़ के जा रही है? किरण बेदी आपके साथ चली, आपके साथ क्यों नहीं आई? जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो बिन्नी हो, चाहे शौकीन, आप छोड़ चुकी थी। सुन तो लीजिए, जितने भी लोग गए, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो खामियां होगी।
बिल्कुल कुछ तो है। खामियां होगी, बिल्कुल कुछ है। तो कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का है जो बिल्कुल है बताऊं ना मैं आपको, जो बहुत आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों जगह डिक्टेटर, देखिए आप मेरे को जानते हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि वो उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि देश के लिए क्या चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए। चलिए ठीक है, इस बात से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें इस बात से मतलब होता है कि हम कहां पर हमारी जो महत्वाकांक्षा है कहां मीट होंगी, ठीक है, वहां पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे लोगों की देश को अखिल साहब धन्यवाद, आम आदमी पार्टी को जरूरत है। अखिल साहब, मैं आप ही की तरफ से बोल रहा हूं, आपका प्रवक्ता बन जा रहा हूं। अभी शिल्पी जी ने कहा कि दोनों पार्टी में डिक्टेटरशिप चल रही है और बड़ी बड़ी पीड़ा है। शिल्पी जी कैमरे पे सहमत नहीं होंगी, इन दोनों पार्टियों में डिक्टेटरशिप चल रही है, लेकिन उनकी पार्टी में किसी की नहीं चल रही है। माँ बेटे की चल रही है, एक जने का जब ये लोग खुद चुनाव लड़ते हैं, शाजिया इल्मी का क्या दर्द था गाजियाबाद में जब वो चुनाव लड़ी, उनको कोई किसी तरह से कोई सपोर्ट पार्टी की तरफ से नहीं मिला, कोई कैंपेन करने के लिए नहीं आया आम आदमी का बड़ा नेता, उनका दर्द वो था। और भी जो पूरे इंडिया से कैंडिडेट लड़े थे, तो कहीं ना कहीं सारा का सारा फोकस, चाहे वो दिल्ली के कार्यकर्ता हो, गाजियाबाद के कार्यकर्ता हो, सबके सब उठ के वाराणसी में अरविंद केजरीवाल जी के कैंपेन में गए थे। ये दर्द उनके कैंडिडेट्स में था। मोदी जी का आज की डेट में क्या हो रहा है, कोई भी मंत्री इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं हो रहा। वो क्या जीन्स पहन रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ क्या खाना खा रहे हैं, सारे के सारे जो तंत्र है, जो खुफिया तंत्र है, वो अपने मंत्रियों की स्पाइंग करने में लगा हुआ है। ये बहुत जल्दी ही जनता के सामने ये बात आ जाएगी कि डिक्टेटरशिप से कोई भी पार्टी नहीं चलती। हिंदुस्तान प्रजातंत्र में विश्वास रखता है और पार्टियों में आंतरिक प्रजातंत्र बहुत जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके बैठी है कांग्रेस। चलिए कांग्रेस पर से चर्चा कर लेंगे। रमेश जी, शिल्पी जी, उपेंद्र जी, एक के बाद एक, पहले जो लोग एमएलए थे वो साथ छोड़ के अलग हुए, फिर उसके बाद अब जो है जो फाउंडर मेंबर हैं, जो सहयोगी हैं, तमाम लोग छोड़ के लगातार जा रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू कि क्या दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे वाकई आप देखते हैं कि चुनावी फायदा तात्कालिक, अगर देखें इसे, देखिए 7 तारीख को मतदान होना है, 10 तारीख को परिणाम आने हैं, उस समय आपको बीजेपी की संख्या में अंगणित को बेहतर करते हुए ये चीजें नजर आ रही। देखिए किरण बेदी से तो कुछ फायदा जरूर है, क्योंकि किरण बेदी का मध्य वर्ग में जी अच्छा असर है, लोग उनको पसंद करते हैं, उनको लगता है कि किरण बेदी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं और जो कहती हैं वो करती हैं, उनकी एक अच्छी छवि है मध्य वर्ग में जी। तो मध्य वर्ग में जो खतरा हो रहा था आम आदमी पार्टी के कारण, क्योंकि दिल्ली का मध्य वर्ग है जो बहुत कॉन्शियस है और नहीं, एक एक्सोडस, एक जो बाहर निकलने की प्रक्रिया है, लगातार जो लोग जा रहे हैं, उससे क्या आम आदमी पार्टी कमजोर होगा, बीजेपी को फायदा होगा? देखिए आम आदमी पार्टी से पार्टी में थे ही नहीं। साजिया ने बहुत पहले छोड़ दिया था आम आदमी पार्टी को। किरण बेदी तो आम पार्टी में थी ही नहीं थी, आप बल्कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ थी वो। हमें नहीं लगता है कि पिछला चुनाव में आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट भी नहीं डाला होगा, तो वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ। चुनाव के समय जो माहौल बन रहा है, तो चुनाव के समय जो माहौल बन रहा है अभी, वो किरण बेदी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और वो आम आदमी पार्टी की बात सही है कि वो एक तरह का, बल्कि मेरा अपना ही मानना है कि रामलीला ग्राउंड में जो सभा हुई थी उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। और फिर भारतीय जनता पार्टी 4 चुनावों में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ रही थी जी। इस बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करके लड़ने में खतरा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको लगता है कहीं हमारी हार ना हो जाए, हार हो जाएगा तब केजरीवाल की जीत हो जाएगी, मोदी की हार मानी जाएगी। तो वो मोदी के सामने एक शील्ड के रूप में भी खड़ा किया गया है कि ताकि अगर हार होती हो तो वो किरण बेदी की हार कह दिया जाए। फिर उधर की ये तो बहुत मामूली चुनाव था, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी प्रधानमंत्री की जो अपनी निजी प्रतिष्ठा है वो स्टेक पर नहीं थी। क्योंकि आप देखिए अंतर है हरियाणा दिल्ली में। हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती तो कोई असर नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी जी की छवि पर, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी जीती ही नहीं थी और बहुत कम सीटों पर जीतती थी। महाराष्ट्र में भी अगर और खराब होता रिजल्ट तब भी होता है कि महाराष्ट्र में भी वो शिवसेना के साथ मिलकर लड़ती थी, जो भी सीटें मिलती थी उसके कारण मिलती थी। झारखंड में भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि झारखंड में भी 30 सीट 31 सीट तक अभी नहीं आया था, पिछले चुनाव में 18 सीटें आई थी। लेकिन दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी उसको नहीं जिता पाए। तो हमें लगता है कि एक शील्ड के रूप में इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये फैसला हमें लगता है कि बहुत पुराना नहीं है। ये रामलीला ग्राउंड की जो रैली हुई है, जो सभा हुई है, उस सभा के बाद ही
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत एक किया और पहली बार हमें लगता है कि 4 चुनावों के बाद 5वां विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी घोषित करेगी। जी चल हिमांशु जी। जी, इसमें दिलीप जी, चूंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि चूंकि चुनावी प्रबंधन और चुनावी रणनीति को मैंने बड़े करीब से देखा है। पहली चीज कि जिस तरीके जिस स्टेज में आज आम आदमी पार्टी आ गई है या जिस स्टेज में आज भाजपा है, दोनों दलों में अब केजरीवाल वर्सेस मोदी होना है और हो रहा है जमीनी स्तर पर। और आम आदमी पार्टी को जहां भी जितने वोट मिलेंगे वो झाड़ू चुनाव चिन्ह पर, कि वो उम्मीदवार, कई उम्मीदवार ऐसे जीते हैं जिनको खुद भी नहीं पता होगा कि हम जीत सकते हैं जी। सिर्फ झाड़ू को वोट देना है, झाड़ू को वोट देना है। चुनाव चिन्ह के प्रति जो एक लगाव होता है उसके प्रति जीत होती है जी। और बीजेपी का जो अपना आकलन रहा होगा, ये मेरी समझ है, हो सकता है मेरी समझ गलत हो, बीजेपी का अपना आकलन ये रहा होगा कि हम जमीनी स्तर पर आपसे पिछड़ रहे हैं और इसलिए उनको ये लगा होगा कि अब चूंकि हम पिछड़ रहे हैं, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तो एक ऐसे, जो उपेंद्र जी ने कहा, कमोबेश हम उनसे सहमत हैं, कि बीजेपी को जब ये लगा कि कहीं इस हार का ठीकरा मोदी जी के बढ़ते ग्राफ पे ना पड़ जाए, इसलिए बीजेपी ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला कि चित भी मेरी पट भी मेरा। तो ये, और आज की तारीख में किरण बेदी जी को लाना, मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए का आना, हाँ, साजिया इल्मी बहुत बड़ा, आप लोगों के मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है, लेकिन मेरे लिए कई और नेता आए हो, किरण बेदी का आना आज आप कार्यक्रम, अगर साजिया इल्मी केवल ज्वाइन करती तो आज आप ये कार्यक्रम नहीं कर रहे होते जी, क्योंकि किरण बेदी एक गेम चेंजर बन सकती हैं, इसलिए एक चर्चा के विषय है। मेरा यह कहना है कि आज के तारीख में किरण बेदी का भाजपा द्वारा लाना यह संकेत है कि भाजपा भी ये मान रही है कि आम आदमी पार्टी हम पर भारी पड़ रहा है। तो क्या ये जो जितने ये चुनाव के समय में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चुनाव के समय में आने के बाद क्या दिल्ली की भी जनता, दिल्ली की भी मतदाता वही है कि आप चुनाव के समय में आए और हम ये मान लेंगे कि आपके गंभीर इरादे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, और हम जाके, क्या दिल्ली की मतदाता में या और जगह मतदाता में फर्क नहीं है? मतदाता लगभग आप यहां से आए या वहां से आए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मैंने कई बार ऑफ कैमरा आपसे कहा भी है, इस देश का दुर्भाग्य अभी यह है लोकतंत्र में कि लोगों की याददाश्त बहुत कम टाइम की होती है। अगर याददाश्त मजबूत रहे तो राजनीति का शुद्धिकरण बहुत जल्द हो सकता है। जैसा हमारे अखिल भाई कह रहे थे कि उन्होंने तब क्या कहा था, तब क्या कहा था, ये इनको याद है क्योंकि ये भूल जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार बदला है, क्योंकि इनका सरोकार है, इसलिए इनको याद है। आज जनता की याददाश्त अगर मजबूत रहे तो अरविंद केजरीवाल को वापस कर देंगे। राजनीति को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, राजनीति स्वतः शुद्ध हो जाएगी और ये समय धीरे धीरे, ये वो वक्त भी आएगा जब लोगों की याददाश्त लंबे समय तक रहेगी और राजनीति करने वालों को हर चीज का जवाब देना होगा। जी, बीजेपी में आप ला रहे हैं, इसके कई सवाल उठ रहे हैं। एक कि क्या आपके पास खुद बीजेपी कैडर में, बीजेपी के जो पुराने नेता है उनमें ये दम नहीं है कि वो दिल्ली में अपने बदौलत चुनाव जीत सकें? दूसरा, इतना जल्दी आप किसी को लाते हैं और फिर मुख्यमंत्री और इस तरह के जो संकेत मिलते हैं उससे आता है कि क्या वाकई भाजपा जो है, अरविंद केजरीवाल जो भाजपा के लिए चुनौती बन चुकी है? तीसरे सवाल, आपने सुना जो हमारे साथ पत्रकार मित्र हैं उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी को शील्ड करने के लिए है। तमाम लोगों को आपने सुना, क्या है असल में कुल मिलाकर के अगर इससे हमें देखना हो भाजपा के दृष्टिकोण से, तो क्या ये वाकई ये तमाम चीजें जो है इस पे? दिलीप जी, पहली चीज तो यह है कि भाजपा को कतई आप पार्टी से भ्रम बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। मैं एक निकाल दूं आपके दिल दिमाग से, एक तो 7 सीटों पर दिल्ली में कोई अस्तित्व उनका नहीं था लोकसभा में। दूसरी चीज एक और है कि जो जनता के बीच में जो 49 दिन बिजली और पानी की बात करते हैं, ये झूठ फरेबी का पुलंदा है। 700 लीटर गाते हैं, ये चंद मुट्ठीभर लोग, मुश्किल से 5 या 7% लोग होंगे जिनको 6 से 70 सबको दिया है, सबको जो भी लीगल लोग। अब यही तो गलत है ना, लीगल वाले हैं। अकील साहब आप सुन लिया करें, उसके आपके पास आते हैं 670 लीटर पानी, जिसका अगर अकील साहब अगर आज भी उसकी परसेंटेज बता दें तो मैं जो है इस चैनल से चैलेंज दे रहा हूं कि आप उसकी परसेंट बता दीजिए। दूसरी चीज, सब्सिडी को इन्होंने जो है कंपनियों को बांट करके जिसकी व्यवस्था को सुधारने का काम नहीं किया, ये बेवकूफ बनाने का नाटक किया। दूसरा, आप इतनी जल्दी सीएम बनने के साथ ही एकदम से पीएम की रेस में आ गए,
जनता ने इनकी असलियत को जान लिया। बीजेपी की असलियत के बारे में जो सवाल था, नहीं बीजेपी वही तो कह रहे हैं कि पहली चीज तो हम किसी व्यक्ति को किसी भी उसको लाने का दूर दूर तक मतलब नहीं है। लोग स्वतः ही उनका हृदय परिवर्तन मोदी जी के विजन पर, उनके विकास पर, और जो स्वयं पूरे देश में एक वेव चल पड़ी है, और उस वेव के तहत यहाँ नहीं उत्तर प्रदेश में लंबी फहरिस्त है लोगों की। अभी फहरिस्त आपकी यूपी बिहार में स्टार्ट होने वो कहते हैं मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, इसलिए वो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है मोदी। देखिए क्या संयोग है, चुनाव के समय हृदय परिवर्तन है जी। ये बिजली के बारे में आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ वकील साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। इसके बाद बिजली का भी और आपका जो कुल मिलाकर आप क्या कह रहे हैं? कुल मिलाकर देखिए, कुल मिला के ये कह रहे हैं कि इनकी जो हकीकत थी, ये जो आज आ रहे हैं, एक पार्टी की सोच, विचारधारा, पार्टी की मजबूती, सुशासन को देख करके महंगाई सारी चीज कंट्रोल हुआ है। आपके नेतृत्व, आपके नीति के कारण लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, हम किसी को नहीं ला रहे हैं जी, और लाने का मतलब नहीं है जी। दूसरी चीज आप हिमांशु जी कह रहे थे चाल चरित्र, एक बात बता दूं, अभी पहले तो पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन अभी आपने भी अपने मुंह से कहा किरण बेदी जी का चाल चरित्र, एक सामाजिक चिंतन और एक जो उनका सोच रहा है, एक अपने नौकरी के पीरियड में भी एक ऐतिहासिक रहा है, और एक ऐसे प्रतीक को अगर दिल्ली के एक सुशासन व्यवस्था में एक मोह बन गया है तो इसको इसे दूसरे रूप में कतई नहीं सोचा जाए। और एक और भी चीज है, कोई पार्टी सही है, कुछ भी सही, बीजेपी हर व्यक्ति पार्टी को बढ़ाना चाहेगा। अगर पार्टी में दम है आप पार्टी में आइडियोलॉजी से घुसे नहीं लोग, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी केजरीवाल की खोखी थोती निकली और झूठ की फैक्ट्री का पुलंदा निकला, इसलिए लोग भाग रहे हैं छोड़ करके। चलिए देखिए, हाँ एक सेकंड अखिल साहब, जो सवाल, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, वो कह रहे हैं आपसे जो लोग भाग रहे हैं, क्योंकि लोग देख चुके हैं, वो कह रहे हैं कि आप किसी बात पे अडिग नहीं रहते हैं, आप बार बार चीजों को बदलते रहते हैं, इसलिए लोग को आप में भरोसा नहीं है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं आपको। देखिए, अडिग रहने वाली बात, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध अडिग हैं, हम बिजली पानी समस्या के प्रति अडिग हैं, हम सफाई के प्रति अडिग हैं, और हम इसके बाद जो हमारा नया एजेंडा जो आज की डेट में हम लोगों ने जनता तक पहुंचाया है, एक तो एजुकेशन, इन्होंने 15 साल से कोई कॉलेज दिल्ली में नहीं खोले हैं। जो आउटर दिल्ली के लोग और दिल्ली के लोग जिनको जगह नहीं मिल पाती है, आज भी मुश्किल में है, घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में जाकर के एडमिशन लेते हैं। वाईफाई और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उन सब के पीछे हमारा पूरा एजेंडा, और हमने ये पूरी बातें जंतर मंतर पे सारी जनता को बताएं दिल्ली की, और एक एक चीज के ऊपर हमारी कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके हमने ये बताया पूरी तरह के हम किस वक्त किस टाइम में ये आपकी समस्या दूर करेंगे, और 5 सालों के अंदर हमारे पास पूरा एजेंडा है, पूरा हमारा प्लानिंग है 5 साल का कि हम 5 साल में क्या क्या करेंगे। और जो हमने दिखा दिया था, जो मोदी जी बोल रहे हैं, मैंने स्टार्ट किया 7 महीने बाद, ऊपर से नीचे तक आने में 2022 से 3033 लेंगे, पता नहीं, हमने 7 दिन के अंदर पूरे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था, और अब भी गारंटी देते हैं कि 7 दिन के अंदर ये जितने भी भ्रष्टाचार आपकी गारंटी कोई लेने वाला नहीं है, दिक्कत ये है पुलिस की और दूसरे महकमों की, ये भ्रष्टाचारी हम खत्म कर ये लोग कहते हैं आपकी, आप गारंटी देते तो है, चुनाव लड़ने वाले 20,000 रुपए की टोपी पहना कर चाय पिला रहे हैं, 20 करोड़ देने वाले 20 करोड़ चुनाव लड़ने वाले अपनी मुंह की खाकर बैठ चुके हैं। उन्हें पता है कि एमएलए आम आदमी पार्टी का कोई उनके साथ डिफेक्ट नहीं होगा, 20 करोड़ दे दे या 200 करोड़ दे दे। अच्छा दिलीप जी, आनंद और चलिए बीना आनंद वगैरह ये सब दिलीप जी, मेरा एक सवाल है, अभी बैठे बैठे अचानक ये सवाल आया कि आखिर किरण बेदी जी के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने पर जो चर्चा हो रही है, तो समाज के किस वर्ग में, किस क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है? आप मीडिया की ही बात ले लें, आप किसी भी चीज की बात ले लें, आप ही के संस्थान में 25 साल से 30 साल से लोग लगे रहते हैं, लेकिन मालिक को लगता है कि नहीं यार, यहां जो है कोई काबिल नहीं है, बाहर से लोग लाके बिठा दिए जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, सीईओ बाहर से लाके बिठा दिए जाते हैं। बेहतरी के लिए अगर कोई
ऐसा प्रयास हो रहा है उसमें क्या कि बेहतर व्यक्ति है, जिसमें क्या ये चर्चा का विषय क्यों है? पॉलिटिकल समाज के ऑर्गेनाइजेशन से मत जोड़िए। नहीं क्यों नहीं जोड़ सकते? मेरी निजी राय है सबसे बड़ी चीज है कि हम प्रोसेस अलग है। नहीं उपेंद्र जी, मेरी निजी राय है कि हमारी दिक्कत ये है, समाज की दिक्कत ये है कि हम राजनीति या राजनेता को इस तरह से देखते हैं कि ये दूसरे ग्रह से आए लोग हैं। बिल्कुल, चलिए ये दूसरे ग्रह, ये भी शिल्पी आखिरी में बुलाकर ले आइए तो अगर हमें बुराइयों को तो नहीं देखते। अखिल साहब आप बोल चुके हैं। हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, विदेशों से ले आइए नेता लड़ाने के लिए। बिल क्लिंटन को ले आइए, आपके यहाँ नहीं है क्या? जॉर्ज बुश को आपके यहाँ विदेशों के नेता नहीं है क्या? चलिए शिल्पी जी, दिलीप जी, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। मोदी जी का मैजिक, अखिल जी मुझे रह रही है। मोदी जी का जादू खत्म होता जा रहा है। 8 महीने में ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शुरू हो गया है। इसी का रिजल्ट है कि किरण बेदी जी को ज्वाइन कराया जा रहा है। एक हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इनको एक चेहरा चाहिए, इसके लिए लाया गया है। दिल्ली में स्थिति ये है, प्रॉपर्टी के दाम आधे रेटों पे हो चुके हैं, मार्केट में कैश है ही नहीं। पूरा बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है बिल्कुल खिलाफ हुई पड़ी है बीजेपी के। वो इस बारे में ढूंढ रहे हैं कि मार्केट में पैसा गया कहां। कंप्लीटली जो कहते हैं महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं है, पूरी यूटर्न सरकार है और उसी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इनको दिल्ली में झेलना पड़ेगा। इसीलिए हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, अब दिल्ली में आपको पता चलेगा वहां, और यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। एमसीडी में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों की लड़ाई का हमें फायदा मिलेगा। अन्ना आंदोलन से दोनों लोग अलग हुए हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। हमारे मिस्टर क्लीन जो है अजय माकन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और इसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चलिए कांग्रेस पार्टी हो जाएंगे। लेकिन उपेंद्र चलते चलते कुल मिलाकर के जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो माहौल बन रहा है, जो कुछ आपको दिख रहा है, इसे हम कैसे देखें सियासी तौर पे? सियासी अंगणित क्या कितना प्रभावित होना है कुल मिला के अब तमाम चीज, और ये चीजें होती रहेंगी जब तक ये नॉमिनेशन जारी है। देखिए, जब तक नॉमिनेशन क्या, चुनाव वोटिंग पड़ने के दिन तक कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प चुनाव है और हमें लगता है कांटे की टक्कर है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस पार्टी को बहुमत आएगा और इस पार्टी को बहुमत आएगा। हो सकता है इस बार फिर किसी को बहुमत न आए, फिर असेंबली हंग हो जाए, क्योंकि कांग्रेस, मैं देख रहा था, माइनेटली मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कांग्रेस के भी कुछ उम्मीदवार बहुत ही स्ट्रांग हैं और वो जबरदस्त चुनौती दे सकते हैं। नहीं, हम लोग काफी बेटर करेंगे, काफी बेटर करेंगे। ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया, मतलब 1/3 सीटों का भी ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया, तो 1/3 का 1/3 अगर आ जाता है कांग्रेस को जी, तो फिर उसके बाद देखिए फिर हंग असेंबली भी आ सकती है जी। कुल मिलाकर के लड़ाई अब जो है, अब केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी हो गए। ये लड़ाई केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी अब हो चुका है। अभी तो अब 2-3 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी जो हमें लग रहा है ना, किरण बेदी पर जो हाइप है वो लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि किरण बेदी उस तरह से राजनीतिक अनुभव नहीं है, बीजेपी के तरफ से लड़ाई। आप पार्टी को कहां से अनुभव है? आप पार्टी तो बेचारे वाले अनुभवहीन हो गए हैं, हो गए हैं। दोनों को हारना है, बीजेपी को जीतना है। दिलीप जी, दो राजनीतिक अनाड़ियों में शायद खिलाड़ी को फायदा न हो जाए। चलिए, खिलाड़ी को फायदा न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया है।